नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में स्वागत है आप सभी का। एसीएफ रेंजर्स की हमारी क्लासेस चल रही थी। मैंने लाइट का 5 अलग अलग वीडियोस डाल दिए हुए हैं। वो पांचों लाइट का वीडियो देखिए, काफ़ी है। एक वीडियो उसमें मैं डाल दूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पे। लाइट का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस वाइज, ठीक है, और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। एग्रीकल्चर के मैंने 2 अलग अलग क्लासेस हो चुके हैं। आज जो है हम एग्रीकल्चर के तीसरा क्लास देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के हम तीसरा क्लास देखेंगे। देखिए, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी वाले नहीं हैं, एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं, मतलब मैथ्स वाले या इंजीनियरिंग वाले हैं, वो लोग यार रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आप करिए। रिवीजन इस कारण करना जरूरी है क्योंकि ये जो टर्म है ना, बड़े खतरनाक हैं, बहुत भूलने वाला है। देखने में पढ़ने टाइम उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको जब बाद में जब देखोगे ना, वो भूला भूला टाइप लगेगा। इस कारण रिवीजन बहुत जरूरी है। और दूसरा ये चीज़ है कि बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि बुक्स के पीछे पड़े हुए हैं। बुक्स के पीछे जो स्टैंडर्ड बुक जो आपको नाम लेंगे, सुंडा, कात्यायन, ये बुकें बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सभी स्टैंडर्ड बुक हैं। ये स्टैंडर्ड बुक है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। एग्रीकल्चर वाले हैं, उनकी बात अलग होती है, हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। स्टैंडर्ड बुक है ये, है ना, तो उसके पीछे मत भागिए। आप एग्रीकल्चर पढ़ना है, मैं जो आपको लिखा रहा हूँ उसको पढ़िए। पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, उसको आप पढ़िए। आगे कंटिन्यू में चलाते जाऊँगा, उसको आप नोट डाउन करिए। ये हो जाएगा, धीरे धीरे ये हो जाएगा, तो आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप जो है आइट साइड से जो बुक और आते जाएंगे, उससे आप फिर कवर करते जाएंगे। लेकिन अभी आप मत करिए, आपके पास थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, और एग्रीकल्चर के बेस पे बोल रहा हूँ ना, एग्रीकल्चर में भी थोड़ा भी नॉलेज नहीं है और आप इधर उधर ढूंढोगे तो आपको क्या ढूंढ पाओगे बताओ, जब तक नॉलेज नहीं रहेगा। पहले थोड़ा करिए, थोड़ा 7-8 क्लास होने दीजिए, है ना। अभी हमारा तीसरा क्लास है, 7-8 क्लास होने दीजिए, एक बहुत अच्छा आपका जो है बन जाएगा ये। उसके बाद आपके पास धीरे धीरे और बुक आने लग जाएंगे, तब आप देखिए जो सुंडा और कात्यायन की बुक जो बुक बोल रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है। मैं उस बुक में बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्टैंडर्ड बुक है यार, नहीं हो पाएगा वो। खरीद लोगे, दोस्त के बातों में आके खरीद भी लोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मेरा काम था बताने का, आप देख लीजिएगा। मैं जो आपको करा रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहला और दूसरा जो मैंने लिया, नोट डाउन करिएगा, रिवीजन करिएगा। आज का जो क्लास है उसको आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करिएगा और उसको जो है पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए, टेस्ट सीरीज अब चलेगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन हुए हैं, या पुराने 16 और जो हमारे एग्जाम हुए थे 17 में, वो सभी जो क्वेश्चंस है उसको आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्रीकल्चर 3 आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एग्रीकल्चर 2 में क्या बताया था वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर 1 का तो हमने 2 में रिविजन कर लिया था। एग्रीकल्चर 2 में हमने जो है कोशिका के अंग के बारे में हमने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, एटीपी एडीपी ये हमने देखा था। साथ ही मैंने जो है प्लास्टिड बताया था कि 3 तरीके से होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में भी मैंने 3 बताया था, एमिनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट में बोला था कि भाई प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोर करता है, एमाइयोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का करता है, और इलायोप्लास्ट जो है वो फैट और ऑयल का करता है। लेकिन प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीनोप्लास्ट लिख के तो देगा नहीं, क्योंकि प्रोटीनोप्लास्ट देगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रोटीन का वो स्टोर करता है, तो वहाँ पे क्या देगा, एल्यूनेरोप्लास्ट। क्या देगा, एल्यूनेरोप्लास्ट। जिनको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा, पिछले क्लास में जाइए, उसमें मैं लिख के बताया हूँ हर एक चीज़, ठीक है। साथ में हमने ER पढ़ा था। ER में मैंने आपको SER बताया था, आपको मैंने RER बताया था, स्मूथ ER, RER, ये मैंने पूरा कवर कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आज जो हम उसके आगे के पढ़ेंगे, कोशिका के अंग जो हम कर रहे थे, आज भी हम देखेंगे गोल्जी बॉडी। क्या देखना है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हिंदी की बुकों में देखोगे तो गोल्जी काय आपको देखने को मिलेगा। देखिए गोल्जी बॉडी जो है ना, इसको पहले तो देख लेंगे, इसको प्लांट में क्या बोलते हैं। प्लांट में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसको प्लांट में, डिक्टियोसोम। प्लांट में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्टियोसोम। अब क्या काम है गोल्जी बॉडी का, तो देखिए प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम के फंक्शन आपने लिखा है, राइबोसोम के काम आपने पिछले क्लास में किया है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन बनाता है कौन, राइबोसोम। अब उस प्रोटीन को बनाने के बाद भेजना भी जरूरी है। जैसे आप जानते हो, अगर मान लेते हैं कोई सामान अगर रायपुर में बन रहा है, कोई फैक्ट्री रायपुर में बन रहा है कोई सामान, ठीक है, रायपुर के फैक्ट्री में, अब उस सामान को
पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाना है, इवन अदर स्टेट में भी आपको फैलाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, पहले क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। क्या करेंगे उसको, पैकेजिंग करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। हो सकता है बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर भी हो सकता है ना। तो ये क्या हुआ कि जहाँ पे बनता है वहाँ से उसको क्या करना है, पैकेज करके उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। उसी प्रकार जो प्रोटीन बना होता है राइबोसोम में, उस प्रोटीन को पैकेजिंग करके ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। समझ में आया। राइबोसोम का काम मैंने आपको बता दिया था, प्रोटीन का निर्माण करना। उसी प्रकार गोल्जी बॉडी का जो काम है वो इस प्रोटीन को इस प्रोटीन को जो राइबोसोम में बनता है उसको क्या करना है, भेजना है सारी कोशिकाओं के अंदर। अब इसका फंक्शन वही है, फंक्शन है वही उसका काम है। तो इसका फंक्शन आप लिख लीजिए, इसका कार्य लिख लीजिए। क्या इसके फंक्शन है, पहला कि पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। क्या लिखेंगे, पैकेजिंग लिखिए, पैकेजिंग and transport of protein, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, प्रोटीन्स, है ना, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, पहला कार्य हो गया। दूसरा काम यह है कि प्रोटीन्स को छांटना। छांटना को इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्टिंग। तो क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। क्या लिखेंगे, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये इसके दूसरे काम हो गया, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। सॉर्टिंग मतलब क्या हो गया, छांटना, प्रोटीन को छांटना। अगर आप भूल जाएंगे इसको तो आप इसका नॉर्मल आप याद रख सकते हैं। क्या करना सकते हैं, PST। क्या, PST क्या हो गया, क्या करना है इसमें, पैकेजिंग करना है, सॉर्टिंग करना है और ट्रांसफर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है। बात समझ में आ रहा है, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, ये किसका काम हो गया, गोल्जी बॉडी का काम हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, पैकेजिंग भी करता है, प्रोटीन को छांटता भी है, ट्रांसपोर्टिंग भी करता है। तो PST याद करिए, मैंने आपको कुछ कुछ चीज ट्रिक बताया था। वैसे PCMB वो क्या था, प्रोकैरियोटिक का बताया था। C मतलब आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया, M मतलब आपको बताया था माइक्रोप्लाज्मा, B मतलब बताया था मैंने बैक्टीरिया। उसी प्रकार मैंने बताया था रोमथ, याद करिए, राइबोसोम में बताया था रोमथ, है ना, याद है, रोमथ बताया था मैंने, वो सॉरी RNA के फॉर्म में बताया था rRNA, mRNA, tRNA, याद है। उसी प्रकार क्या हो गया, ये PST मतलब एक गोल्जी बॉडी के काम हुआ कि P से क्या करना है, पैकेजिंग करना है प्रोटीन्स का, S मतलब सॉर्टिंग करना है किसका, प्रोटीन्स का, और T मतलब ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन का। और क्या बोलते हैं हमारे भैया गोल्जी बॉडी को प्लांट में, डिक्टियोसोम। इसको एक और वर्ड बोला जाता है लिपोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता है, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज है यार, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या चीज भैया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए लाइसोसोम्स, आगे हेडिंग डालिए लाइसोसोम्स, आगे हेडिंग डालिए लाइसोसोम्स, आगे हेडिंग डालिए लाइसोसोम्स। ठीक है, चलिए लाइसोसोम्स के बारे में देखते हैं। हमको पता है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और आपको पता होगा एंजाइम वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, एंजाइम क्या होते हैं, है ना। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम वे रासायनिक चीज होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। कभी भी आपको एंजाइम बोलेगा तो समझ जाना वो जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम्स है ना, अगर हम लाइसोसोम्स की बात करेंगे तो ये लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, ये हमारे मतलब लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं, पहले वो देख लो। लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम दोस्तों, डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब पाचन, क्या करने का काम करता है, ये पाचन करने का काम करता है। देखिए आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं और बहुत सारे कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे शरीर में दिनों दिन में कई कोशिकाएं बनते हैं, बिगड़ते हैं। और बहुत सारे जब सेल्स होते हैं इनमें कई सेल जो है मृत हो जाती है तो उनको हटाना भी जरूरी है भाई,
है ना, जो मृत कोशिकाएं हैं उसको हटाना भी जरूरी है। तो मृत कोशिकाओं को हटाने का, डाइजेस्टिव करने का, पाचन करने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम्स करता है। बात समझ में आ रहा है ना? हमारे शरीर में जो मृत कोशिका है उसको हटाने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम्स करता है, उनका वही मुख्य कार्य है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना, ये क्या करता है, कभी कभी इनको जब वो हानिकारक जो सेल है वो नहीं मिलता, तब ये क्या करता है, अपने आप का ही अपने अंदर की झिल्ली को खाने लग जाता है। जब अपने आप को ही ये खाने लग जाता है तो इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आपने सुना होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। कारण क्यों? क्योंकि जब इनको कोई हानिकारक सेल नहीं मिलता तो ये अपने आप को ही खाने लग जाते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसमें कि ये सुसाइडल बैग है, ये आत्महत्या की थैली है, और ये जो है इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन से एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो इसके कार्य आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इनके फंक्शन, इनके कार्य क्या है लाइसोसोम के काम? पहला आप लिख सकते हैं ऑटोलिसिस। क्या लिख सकते हैं? पहला ऑटोलिसिस। पहला आप लिख सकते हैं ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस या इसी को हम बोलते हैं ऑटोफैगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी, ठीक है। ये दोनों लिख सकते हैं ऑटोलिसिस या ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब जानते हो? ऑटो का मतलब वो वाला ऑटो नहीं भाई जिसमें हम चढ़ के यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, वो वाला ऑटो नहीं। ऑटो मतलब खुद, सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? खुद, सेल्फ। और लिसिस मतलब होता है तोड़ना। ये जो लिसिस मतलब होता है क्या? तोड़ना। लिसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना। और फैगी का मतलब आप लिख लीजिए फैगी, है ना। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना और फैगी का मतलब होता है खाना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ऑटोलिसिस मतलब खुद को तोड़ना या खुद को खाना। तो ये लाइसोसोम का क्या हो गया? कार्य हो गया, ठीक है। ये खुद को ही क्या करने लगता है? तोड़ने लगता है, खाने लगता है। एक और बात ध्यान रखना कि जो लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो तब काम करता है जब वो अम्लीय होता है। एक प्रश्न पूछ सकता है, और इसका जो पीएच मान लगभग कितना होता है तब काम करना शुरू होता है? पीएच मान जब 5 होता है तब इसका जो है काम शुरू होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं वो कब काम करते हैं? जब पीएच मान अम्लीय होते हैं। जब पीएच मान अम्लीय होते हैं, और खासकर पीएच मान कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया क्या? लाइसोसोम, ठीक है। तो हमने गोल्गी बॉडी देख लिए, हमने लाइसोसोम देख लिए। अब आते हैं हम वैक्यूल्स। किसमें आएंगे हम? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका, वैक्यूल्स, है ना। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका। क्या बोलते हैं इसी को दोस्तों? रिक्तिका, ठीक है। वैक्यूल। चलिए, अब जब हम वैक्यूल पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो वैक्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ उपस्थित रहता है प्लांट सेल में। मैंने याद करें, मैंने आपको बताया था 2 खंड बनाया था। इधर मैंने लोग लिखा था कोशिका भित्ति, वैक्यूल्स, और आपको यहाँ पे मैंने लिखा था, इधर मैंने आपको ये लिख दिया था क्या? सेल वॉल लिखा था। कोशिका भित्ति आपको मैंने लिखा था। इधर मैंने फिर आपको क्या लिखा था? वैक्यूल्स लिखा था, याद है? ये सभी चीज़ लिखा था। तो इसके अंतर्गत ये हो गया कि यहाँ पे जो है ना, प्लास्टिड लिखा था, है ना। क्या लिखा था दोस्तों? प्लास्टिड लिखा था, ठीक है। इसी में मैंने जो है सेंट्रियोल लिखा था, सेंट्रियोल। तब मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल है वो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो है प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड प्लांट में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं पाए जाते लेकिन एनिमल में पाए जाते हैं। याद करिए, मैंने इसको बताया था, है ना। तो वही प्लास्टिड देख रहे हैं। तो प्लास्टिड जो है, सॉरी, वही वैक्यूल्स देख रहे हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं वो उपस्थित रहते हैं ओनली इन प्लांट में, ठीक है। तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसमें उपस्थित रहता है? प्लांट में रहता है। अगर आप इसको भूल जाओगे तो आप याद रख सकना VIP, क्या? VIP, वैक्यूल इन प्लांट। ओनली किस में याद रहेगा? वो प्लांट में ही याद रहेगा, ठीक है। एक और बात याद रखना, ठीक है। इसमें जो 2 झिल्ली होती है, ये रिक्तिका में, इस वैक्यूल में 2 झिल्ली होती है। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी झिल्ली है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहरी झिल्ली है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? टोनोप्लास्ट। ध्यान में रखना, इसको क्या बोलेंगे?
टोनोप्लास्ट। ध्यान रहेंगे, वैक्यूल्स जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन को, बाहरी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। ठीक, टोनोप्लास्ट। अब इसमें हम देखेंगे जो वैक्यूल्स में, ये वैक्यूल्स क्या होता है तो देखना, जब आप ये किससे मिला, पहले तो ये देख लेते हैं किससे बना होता है। तो जो वैक्यूल्स है उसमें आपको मिलेगा सेल सेप, सेल सेप प्लस पिगमेंट, सेल सेप प्लस पिगमेंट, सेल सेप प्लस, ये सांप नहीं है ना, सेल सेप प्लस पिगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, सेल सेप क्या होता है तो आपको पता होगा, ये जो सेप जो है, जब भी कोई पौधे को तोड़ते हो, जब पौधे को जब तोड़ते हो तो वहाँ पे एक जो है लिक्विड टाइप का जो है तोड़ते हो ना, तो एक लिक्विड टाइप का लगता है, चिपचिपा लिक्विड टाइप का, तो ये जो लिक्विड टाइप का जो निकलता है वही सेल सेप कहलाता है ना। तो सेल सेप प्लस पिगमेंट जो है, ये वैक्यूल्स में सेल सेप और पिगमेंट रहता है ना। और इसमें जब पिगमेंट आ गया तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिगमेंट का मतलब जो होता है वो होता है कलर। ठीक है, क्या होता है पिगमेंट का मतलब? कलर। ठीक है, चलिए, चुकंदर में कौन सा पिगमेंट होता है वो भी आपको याद रखना है, एंथोसाइनिन। चुकंदर में जो है वो कौन सा होता है? एंथोसाइनिन। याद रखना दोस्तों, जो चुकंदर होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है तो एंथोसाइनिन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, एंथोसाइनिन। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट सेल में 90% जो भाग होता है वो वैक्यूल्स का होता है। प्लांट सेल में 90% जो भाग होता है वो वैक्यूल्स का होता है। ठीक है, 90% भाग वो वैक्यूल्स का होता है। तो इस तरीके से ये हमारा वैक्यूल्स भी कंप्लीट हो गया। तो वैक्यूल्स में आप क्या याद रखेंगे कि वैक्यूल्स जो है सिर्फ और सिर्फ, देखो वैक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ पौधे में होते हैं, पहली चीज, जंतुओं में नहीं होते। दूसरी चीज वैक्यूल्स में ये आप याद रखेंगे कि ये जो है इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, वो आप याद रखना। तीसरा इसमें याद रखना कि जो वैक्यूल्स है वो सेल सेप और पिगमेंट से बनी होती है। ये जो सेल सेप मतलब जो तोड़ने के बाद जो लिक्विड टाइप का रहता है वही सेल सेप कहलाता है, और ये पिगमेंट मतलब कलर। और चुकंदर में कौन सा पिगमेंट रहता है वो आपको ध्यान में रखना है, एंथियोसाइनिन। क्या याद रखना? एंथियोसाइनिन। कितना परसेंट, और पौधे का कितना परसेंट वैक्यूल्स होता है तो पौधे का 90% जो है वो वैक्यूल्स होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिए? हमने आज गोल्जी बॉडी पढ़े हैं, हमने आज जो है गोल्जी बॉडी के बाद क्या पढ़े दोस्तों? लाइसोसोम्स पढ़े हैं, और तीसरा हमने अभी क्या पढ़ लिए? वैक्यूल्स पढ़ लिए। तीनों चीजें बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं माइक्रो बॉडीज। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो बॉडीज। क्या पढ़ना है? माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज के बारे में याद रखना, इसमें 3 सेल ऑर्गेन्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन जो है सेल ऑर्गेन्स होते हैं। ये तीनों सेल ऑर्गेन्स को हमको देखना है माइक्रो बॉडीज में। ठीक है, क्या? माइक्रो बॉडीज में पहला जो होता है वो होता है पेरोक्सीसोम्स। पहला जो होता है वो होता है पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है पेरोक्सीसोम्स। दूसरा जो होता है वो स्फेरोसोम्स। यहाँ पे दूसरा जो होता है वो होता है स्फेरोसोम्स। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है ग्लाइक्सोसोम्स। तीसरा जो होता है वो होता है ग्लाइक्सोसोम्स। ठीक है, ये तीनों चीज को आपको याद रखना है। माइक्रो बॉडीज के 3 अंग है। पहला पेरोक्सीसोम्स, पहला जो पेरोक्सीसोम, दूसरा स्फेरोसोम और तीसरा ग्लाइक्सोसोम। माइक्रो बॉडीज के 3 अलग अलग भाग, पहला पेरोक्सीसोम्स, दूसरा स्फेरोसोम, तीसरा ग्लाइक्सोसोम्स। याद रहेगा, ये तीनों हैं। अब इसमें ध्यान में रखना, जो पेरोक्सीसोम्स है, जो पेरोक्सीसोम्स है वो उपस्थित होता है प्लांट सेल में। किसमें उपस्थित होता है? प्लांट सेल में प्लस एनिमल सेल में। प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो स्पोरोसोम्स हैं ये उपस्थित होते हैं ओनली इन प्लांट सेल में। कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों? ओनली इन प्लांट सेल में। और ये जो आपका ग्लाइक्सोसोम्स है वो उपस्थित रहता है, ये भी ओनली इन प्लांट सेल में। तो ये तीनों चीजों आपको ध्यान में रखना है। जो माइक्रो बॉडीज के अंदर पेरोक्सीसोम्स लिखे हैं वो प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल्स में उपस्थित होते हैं। स्फेरोसोम जो है वो प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, और जो ग्लाइक्सोसोम्स है वो प्लांट सेल बस में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
ठीक। अब हम बात करेंगे पेरोक्सिसोम्स की। तो पेरोक्सिसोम्स में 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स में 2 एंजाइम होते हैं, तो इसको आप ध्यान से लिखना। इसमें जो है 2 एंजाइम्स आप लिख लेना। पेरोक्सिसोम्स में 2 एंजाइम आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो एंजाइम है वो आप लिखेंगे कैटालेज। पहला जो एंजाइम है वो आपको ध्यान में रखना है कैटालेज, ठीक है। पहला जो एंजाइम है वो है कैटालेज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो एंजाइम है इसके पेरोक्सिसोम्स के, पहला जो है वो कैटालेज, ठीक है। और दूसरा जस्ट इसी के नाम के जैसे वो है पेरोक्सोडेज। तीसरा जो है ये इसके नाम के जैसा है वो है पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो 2 एंजाइम आपको याद होना चाहिए, पहला कैटालेज और दूसरा पेरोक्सीडेज, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद में होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे इसका क्या काम है, पेरोक्सिसोम्स की क्या काम है वो हम बात करेंगे। देखिए ये जो है जो काम है इससे जो है एक्चुअल में पौधे को कोई फायदा नहीं है, इससे पौधे को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये क्या काम करता है, ये फोटो रेस्पिरेशन करता है। ये पादपों में क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है दोस्तों, फोटो रेस्पिरेशन करता है। प्रश्न आएगा फोटो रेस्पिरेशन जो है कौन सा माइक्रोबॉडीज करता है, तो पेरोक्सिसोम्स करता है। कौन करता है, पेरोक्सिसोम्स करता है, ठीक है। तो ये आप रखना, इससे पौधे को कोई फायदा नहीं होता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम्स जो कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में उपस्थित होता है, इनके जो एंजाइम हो कैटालेज और पेरोक्सीडाइज है। और ये जो है कौन सा काम करता है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन का काम करता है। ये वेस्टफुल मटेरियल, मतलब ये वेस्टफुल प्रोसेस है, समझो, ठीक है। दूसरे आते हैं स्पेरोसोम। क्या आते हैं, स्पेरोसोम्स, ठीक है। अब हमको, आप जानते हैं हमारे आसपास जो पौधे हैं, हमारे आसपास जितने पौधे हैं उसमें लाइसोसोम या तो नहीं रहते या तो बहुत कम रहते हैं। समझ में आ रहा है, हमारे आसपास के पौधे में जो लाइसोसोम्स है या तो नहीं रहते हैं या तो रहते हैं तो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो वहाँ लाइसोसोम्स करने का जो काम है वो स्पेरोसोम करते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है, हमारे आसपास के जो पौधे हैं वो उसमें लाइसोसोम या तो नहीं रहते हैं या रहते हैं तो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो वहाँ पे लाइसोसोम्स का जो काम है वो स्पेरोसोम्स करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसी कारण इसको जो है प्लांट लाइसोसोम्स बोलते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, प्लांट लाइसोसोम्स बोलते हैं, प्लांट लाइसोसोम्स कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ये छोटा छोटा चीज मैं आपको बता रहा हूँ यार, तो ध्यान में रखना। प्लांट लाइसोसोम्स किसको बोलते हैं, स्पेरोसोम्स को बोलते हैं। कौन से माइक्रोबॉडीज को बोलते हैं, स्पेरोसोम्स को बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास जो पादपों होती हैं, उन प्लांट होते हैं, उनमें या तो लाइसोसोम नहीं होती है या होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक। चलिए तीसरा की बात करेंगे, ग्लाइसोसोम, जो कि उपस्थित होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। किसमें उपस्थित होते हैं, प्लांट सेल में। देखिए आपको पता है कि हम जो है अपने भविष्य के लिए बहुत सारी मात्रा में चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या हुआ था कि जब पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है, सभी चीज़ें बंद होने वाला है, और हमको पता था कि जो किराने की दुकान है वो बंद नहीं होने वाला है, फिर भी लोग जो है भर भर के जो है अपने घर के लिए 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना तक के लिए जो है किराने की सामान, खाने की सामान, ये सब स्टोर करके रखे थे। क्यों, क्योंकि भविष्य में जो है अगर मान लो इस तरीके का कोई कंडीशन आया तो हम जो है उसका उपयोग कर सकें, ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से जो है ये ग्लाइसोसोम्स है ना, ये ग्लाइसोसोम जो कि किसमें उपस्थित होता है, प्लांट सेल में उपस्थित होता है। तो ये जो है सीड में, बीज में फैट के रूप में स्टोर होता है। क्या होता है, ये सीड में है ना, बीज में फैट के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में, फैट के रूप में स्टोर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, फैट के रूप में ये क्या करता है दोस्तों, स्टोर करके रहता है, ठीक है। अगर सीड को जब भी जरूरी होता है फैट की, वो वहां से वो फिर क्या कर लेता है, वो ले लेता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये फिर क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस है वो बीट ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बी ऑक्सीडेशन कहलाता है। बी फॉर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, बी फॉर यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, बीटा ऑक्सीडेशन। क्या, बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है
जो वो बहुत स्टोर करके रखता है और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उससे यहाँ से लेता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, तो ये तो बात हुई माइक्रो बॉडीज की। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो स्टार्ट किया, हमने आते ही आज हमने गोल्गी बॉडी स्टार्ट किया, फिर हमने लाइसोसोम्स देखे थे, उसके बाद हमने जो है लाइसोसोम्स के बाद हमने कवर किया था वैक्यूल्स कवर किया था, फिर हम देख रहे हैं माइक्रो बॉडीज। ठीक, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, उसके बाद हम सीधा से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो कि फिर उसके बाद से डीएनए, और इस तरीके से जो ग्रेगर मेंडल साहब ने जो दिया था उसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक में कूदेंगे फिर। चलो, ये सभी नोट करते जाइए जी, है ना। खासकर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो हमारे क्लासेस के हैं, जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते। अगला जो लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अगला हेडिंग डालिए आप, क्या डालेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ध्यान में रखना प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, देखिए पहले तो इसके बाद में याद रखना है ये प्लाज्मोडेस्माटा दिया किसने था, तो साइंटिस्ट का नाम आप लिखना स्ट्रासबर्गर। क्या लिखेंगे? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसने दिया था प्लाज्मोडेस्माटा को? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। अब ये बताइए अब कैसे काम करता है क्या चीज? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से, जो हमारा ठीक है, ये आपका एक्सेल हो गया, ये एक्सेल हो गया। ठीक है, आपको पता है जब अगर हम मान लेते हैं रायपुर से दुर्ग कोई सामान पहुंचाना है ना, जैसे रायपुर से कोई सामान दुर्ग पहुंचाना है, उनके लिए बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन करना पड़ता है, रोड के थ्रू करना पड़ता है, चाहे आपकी पटरी के थ्रू करना पड़ता है। उसी प्रकार जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, मैंने आपको बताया था ये केंद्रक हो गया, और यहाँ पे ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म। ये भी केंद्रक हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये दोनों के बीच जो है कम्युनिकेट कर रहा है, जो कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है, वही जो है क्या करता है? ये प्लाज्मोडेस्माटा है। क्या है दोस्तों? ये प्लाज्मोडेस्माटा है। मतलब इसका फंक्शन क्या हुआ दोस्तों? इस प्लाज्मोडेस्माटा का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो पहला कार्य इसमें आप बोल सकते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मा। क्या करते हैं दोस्तों? ये एक्सचेंज ऑफ, क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मा। क्या करेंगे? ये एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का क्या करेंगे? वो आदान प्रदान करेंगे। देखिए यहाँ से वो इस रास्ते के माध्यम से वो इस साइटोप्लाज्मा को क्या कर रहे हैं दोस्तों? आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में इसको आपको रखना है। ठीक, चलिए, मतलब ये एक रोड है यार, रोड। ठीक, तो ये हमारा ये इस तरीके से हमारे जो केंद्रक के जो अंग हमने पढ़ रहे थे, सॉरी जो सेल के ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, जो कोशिका के अंग पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण